गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अभी नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटो जो है उन्होंने एक डेटा निकाला है जिसमें ये दिखाया गया है कि 4 आउट ऑफ 5 जो ऑर्गन रिसिपिएंट्स हैं इंडिया में वो मेल रहे हैं या मैन रहे हैं बिटवीन 1995 एंड 2021। तो इससे साफ दिख रहा है कि जो हेल्थ केयर सीख कर रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा जेंडर डिस्पैरिटी है। ऑर्गन डोनेशन में ऑर्गन रिसीव कर रहे हैं जो उनमें जेंडर डिस्पैरिटी है। तो लगभग 36,500 ट्रांसप्लांटेशंस जो हैं उस टोटल हुई 1995 से लेकर 2021 के बीच में, जिसमें से कि 29,000 जो थे वो मैन को जो है वो जो ऑर्गन्स मिले हैं और लगभग 7,000 को जो है विमेन को जो है ये ऑर्गन्स मिले हैं। अब जो है ये इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दिखा रहा है, स्टार्क डिफरेंस कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है मेल और फीमेल के बीच में कंट्री में, सोसाइटल प्रेशर और प्रेफरेंसेस के बीच में कितना डिफरेंस है। ठीक है। तो नोटो क्या है? नोटो एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया एज एन एपेक्स सेंटर, ताकि ये प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को देखती है और रजिस्ट्री करती है ऑर्गन्स और टिश्यूज़ डोनेशन की और इवन ट्रांसप्लांटेशन की भी। ठीक है। तो अगर हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का इंडिया में कैसा है, तो 1994 में ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट पास किया गया था, जिसमें कि 2014 में कुछ चेंजेस किए गए और कहा गया कि कमर्शलाइजेशन जो है वो ऑर्गन्स की जो है वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। ठीक है। और ब्रेन डेथ का जो कंसेप्ट होता है उसको लीगलाइज कर दिया गया, जिसके बाद जो है डिसीज्ड की जो है डोनेशन की जा सकती है ऑर्गन्स की, ब्रेन स्टेम डेड पर्सन की। ठीक है। अगर हम देखें इंस्टीट्यूशन जो है ये नोटो, ये पॉलिसी गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स बनाता है वेरियस फंक्शंस के, और ये कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ जो कि ऑर्गन डोनेशन से नेशनल लेवल पर जो है एसोसिएटेड हैं। अगर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के रूल्स देखें तो फरवरी 2023 में अभी गवर्नमेंट ने एक चेंज किया है इस ट्रांसप्लांटेशन की गाइडलाइंस में, जिसमें जो 65 साल की एज लिमिट रखी गई थी कि पेशेंट्स जो रजिस्टर करते थे खुद को ऑर्गन्स सीक करने के लिए डिसीज डोनर से, उसको रिमूव कर दिया गया है। अब जो है कोई भी एज कैप नहीं है लिविंग, ऑलरेडी कोई भी लिविंग डोनर के केस में कोई भी ट्रांसप्लांट की एज गैप नहीं होती थी। मतलब क्या होता है लाइव ट्रांसप्लांट का, कि कोई फैमिली मेम्बर जो है वो अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को समझ लो लिवर या किडनी दे रहा है डायरेक्टली। ठीक है, लिविंग ट्रांसप्लांट हो रहा है। लेकिन एक जो डिसीज डोनर्स, मतलब कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो जो उसके जो ऑर्गन आगे डोनेट करने होते हैं उसके अंदर 65 साल की पहले कैप होती थी, वो अब हटा दी गई है। ठीक है, मतलब कि 65 साल से बड़ी उम्र का कोई भी पर्सन किसी डिसीज्ड पर्सन का जो है वो ऑर्गन नहीं ले पाता था पहले, लेकिन अब उसको 2023 में हटा दिया गया है। और गवर्नमेंट ने स्टेट्स को ये भी बोला है कि जो डोमिसाइल का क्राइटेरिया है उसको भी आप हटाओ, मतलब कोई भी नीडी पर्सन किसी भी स्टेट से कंट्री में रिसीव भी कर सकता है ऑर्गन को और डोनेट भी कर सकता है। ठीक है। तो एक यूनिक आईडी जो है वो नोटो द्वारा इशू कर दिया जाता है रजिस्टर करने पर। और कुछ स्टेट्स तो ऐसी हैं, सोचो कि कुछ स्टेट्स 5,000 से 10,000 रुपये चार्जेस लेती हैं रजिस्टर करने के लिए पेशेंट्स को। अब जो ये गाइडलाइंस हैं वो ये कह रही हैं कि ये पैसा चार्ज करना स्टेट्स को बंद करना चाहिए। अब अगर हम हाइलाइट्स देखें नोटो की स्टडी की, तो जेंडर डिस्पैरिटी जो है वो साफ दिख रही है, क्योंकि 80% जो है जो लिविंग ऑर्गन डोनर्स हैं वो विमेन हैं। ठीक है, जबकि विमेन रिसीव कम कर रही हैं, मतलब 4 आउट ऑफ 5 जो बेनिफिशरीज हैं ऑर्गन डोनेशन के या ऑर्गन रिसीव करने के ट्रांसप्लांट के, वो मेल हैं, लेकिन जो डोनेट कर रही हैं ऑर्गन्स 80% उनमें विमेन है। ठीक है। तो क्या रीज़न ऐसा है कि विमेन डोनर्स ज़्यादा हैं? तो कहा जा रहा है कि मेल मेंबर्स की के ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कल्चरल अपब्रिंगिंग में भी ये कहा जाता है कि विमेन को जो है अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, केयर टेकर हैं, गिवर हैं। और मेल जो होते हैं वो ब्रेड विनर होते हैं, तो मोस्टली वो कोई सर्जरी नहीं करवाना चाहते कि उनका जो है वो जो है उसकी वजह से वर्क पे जो है असर ना पड़े। तो इसलिए ज़्यादातर जो है फीमेल ही जो है वो फैमिली का ख्याल रखने के लिए ये डोनेशन जो है ऑर्गन की देती हैं। अब अगर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन देखें इंडिया में, तो इंडिया का ऑर्गन डोनेशन रेट जो है वो सिर्फ 0.52 पर मिलियन पॉपुलेशन है, जबकि स्पेन जैसी कंट्री जहाँ पर हाईएस्ट है वहाँ पर 49.6 पर मिलियन पॉपुलेशन है। ठीक है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वाल्विस बे। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक स्ट्रेटजिक मूव के अंदर इंडियन नेवी ने अपनी जो है आईएनएस सुमेधा उसको वेल्विस बे पर एक पोर्ट कॉल के लिए भेजा है। वेल्विस बे जो है वो नमीबिया के कोस्ट पर लोकेटेड है। ऐसी स्ट्रेटजिक लोकेशन है इसकी कि एक गेटवे पोर्ट बन चुका है ये लैंडलॉक्ड एट अफ्रीकन कंट्रीज और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेड करने के लिए एक तरह से गेटवे बन चुका है। वेल्विस बे कमर्शियल फिशिंग इंडस्ट्री के लिए भी बहुत फेमस है इंटरनेशनली, और ये अटलांटिक ओशन के जो है वो कोस्ट पर बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम जो इंडियन रेलवेज़ की है, जिसमें यूनिकली डिज़ाइंड सेल आउटलेट्स दिए जाते हैं लोकल्स को ताकि वो अपने इंडिजिनस प्रोडक्ट्स बेच सकें रेलवे स्टेशन पर। अब वो लगभग 1000 से भी ज़्यादा रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशनल है नेशन वाइड। ठीक है, तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की स्कीम है वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करने के लिए, ताकि जो लोकल लोग हैं वो इंडिजिनस प्रोडक्ट्स जो है वो नेशन वाइड बेच सकें। इस स्कीम को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन में अहमदाबाद ने बनाया है, और हर रेलवे स्टेशन को एक प्रमोशनल हब की तरह जो है इसमें प्रमोट किया जाएगा। अलॉटमेंट की जाएगी हर एलिजिबल एप्लीकेंट को रोटेशनल बेसिस पर, और इसमें लोकल आर्टिसंस, पॉटर्स, वीवर्स, ट्राइबल जो है वो अपने प्रोडक्ट्स जो है वो बेच सकेंगे। हर एलिजिबल एप्लीकेंट को एक टेम्पररी स्टॉल या क्योस्क जो है वो दे दिया जाता है 15 दिन के लिए 2,000 रुपये जमा कराने पर रेलवेज़ के साथ, और उसके बाद फिर वो जो है वो पर्टिकुलर स्टॉल या क्योस्क से अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं त्रिशक्ति प्रहार। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जॉइंट एक्सरसाइज त्रिशक्ति प्रहार जो है वो रिसेंटली शुरू हो गई है वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ राजस्थान में, जैसलमेर में। तो ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों पार्टिसिपेट कर रही हैं म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए। इसमें न्यू स्ट्रेटजीज और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ जो है हमारी आर्म्ड फोर्सेस की इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर वो टेस्ट की जा रही हैं। ठीक है, ऑल 3 विंग्स ऑफ इंडियन आर्मी जो है वो कलेक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसमें लॉन्ग रेंज अटैक रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट्स हैं, हॉबिट्सर्स का यूज़ किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर्स, वेपनरी का यूज़ किया जा रहा है। फिर अगर हम एयरफोर्स के कंटेक्स्ट में देखें तो फाइटर एयरक्राफ्ट, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स, और कई तरह के इवन नेवी के एयरक्राफ्ट भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इग्ला एस। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रशिया ने रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि इंडिया को हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स इग्ला एस जो है वो सप्लाई करेंगे, और उसकी प्रोडक्शन भी जो है इग्ला की अंडर लाइसेंस इंडिया में अब से की जाएगी। तो इग्ला एस जो है एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, मैनपैड है, जिसको कि रशिया ने डेवलप किया है। इसको जो है वेस्ट में SA-24 ग्रिंच कहा जाता है वेस्टर्न कंट्रीज़ द्वारा। ये साल 2004 से रशियन आर्मी को सर्व कर रहा है, और ये किसी भी इंडिविजुअल या क्रू द्वारा फायर किया जा सकता है किसी भी एनिमी एयरक्राफ्ट को ब्रिंग डाउन करने के लिए। इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये कोई भी लो लाइंग एयरक्राफ्ट को जो है वो मार सकता है। ठीक है, और एयर टारगेट्स जैसे कि क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स को भी आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज कर सकता है। ओके, इसकी इफेक्टिव रेंज जो है वो लगभग 6 किलोमीटर की है, और इसका ऑल्टीट्यूड की जो रेंज है वो है 3.5 किलोमीटर। ठीक है, बहुत ही हैवी है और मोर पावरफुल वॉरहेड है इसके पास, और इंफ्रारेड के थ्रू इसको गाइडेंस मिलती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं MQ-4C ट्रिटॉन। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्थरॉप ग्रममैन कॉरपोरेशन जो कि US बेस्ड कंपनी है, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर डिफेंस कंपनी है, उसने सक्सेसफुल मेडन फ्लाइट जो है ऑस्ट्रेलिया के मल्टी इंटेलिजेंस MQ-4C ट्रिटॉन अनक्रूड एयरक्राफ्ट की जो है वो अनाउंस की है। तो ये एयरक्राफ्ट जो है ये US नेवी और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स दोनों के लिए ही बनाया गया है। अकेला अनक्रूड हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस एयरक्राफ्ट है जो कि मैरीटाइम इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस और टारगेटिंग में जो है एंगेज रह सकता है। ठीक है, तो ये लगभग 24 घंटे तक एक बारी में फ्लाई कर सकता है, और 10 माइल के ऑल्टीट्यूड से भी ज़्यादा ये फ्लाई कर सकता है। ऑपरेशनल रेंज इसकी लगभग 8200 नॉटिकल माइल्स है। ओके, अब इसमें लगभग जो अगर हम देखें इंटरनल पेलोड इसका 1452 किलोग्राम हो सकता है, और ये मैक्सिमम स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर की अटेन कर सकता है। ठीक है, इसमें जो है इसका जो एयर फ्रेम है वो इसको सपोर्ट करता है कि हार्श मैरीटाइम वेदर एनवायरनमेंट्स में ये कैसे डिसेंड और असेंड हो सकता है आसानी से। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कांगड़ी। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिकॉज ऑफ वेदर
जो विंटर आ रही है, तो कश्मीर वैली में जो कांगड़ी है उसकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। ये एक ट्रेडिशनल फायर पॉट है जिसको कांगड़ या कांगीड़ भी कहते हैं। ये एक अर्थनवेयर होता है जो कि लोग बास्केट की फॉर्म में होता है बेसिकली। ये लोग इसको अपने फ़िरान फ़िरान क्या होता है, कश्मीर में लोग जो कपड़ा पहनते हैं लंबा सा, आपने देखा होगा फ्रॉस्टी विंटर्स में लोग उसको इसको कांगड़ी को अपने साथ ही लेकर पोर्टेबल जो है वो घूमते होते हैं। मूविंग हीटर होता है बेसिकली ये। इसमें 250 ग्राम के आसपास चारकोल डाल के इसको जला लिया जाता है और ये कई घंटे तक जलता रहता है अंडर फ़िरान। ठीक है, तो लोगों को गर्म रखने में ये हार्श विंटर मंथ्स में काम आता है। ओके, सो जो जो इसका बनाया किससे जाता है, जो रीड्स होते हैं, रीड्स आपके गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में लंबे लंबे से आपको जो है वो डंडे दिखेंगे, तो वो उसको हम रीड्स कहते हैं। तो रीड्स का इस्तेमाल करते हुए जो लगभग 8-8 फीट के होते हैं उसको हार्वेस्ट किया जाता है ऑटम सीजन में। फिर उनकी मल्टी लेयर प्रोसेसिंग की जाती है, स्क्रैपिंग की जाती है, पीलिंग की जाती है। उसके बाद जो है उसी से ही जो है कांगड़ी को बनाया जाता है और कई तरह के कलरफुल थ्रेड्स, मिरर वर्क या का इस्तेमाल किया जाता है और लगभग ये अर्धनवेयर जो है वो 150 मिलीमीटर के डायमीटर तक का हो सकता है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is organ transplantation. This topic is important for your social issues. So 4 out of 5 organ recipients in India between the time frame of 1995 and 2021 were men. This has been corroborated by the data shared by National Organ and Tissue Transplant Organization, and these numbers also indicate that there is prevailing gender disparity among those who are seeking healthcare. Okay, so data from 1995 to 2021 also shows that out of 36,640 transplantations, about 29,000 out were for men and about 7,000 were for women. So this is showing gross gender disparity among the health among those who are seeking healthcare. So this stark difference also means that there is economic and financial responsibilities, societal pressure, and there are also ingrained preferences among our society for men to have healthcare more than women. Okay, so what is NOTO? NOTO is National Organ and Tissue Transplant Organization, and it's a national level organization set up under the Directorate General of Health Services under the Ministry of Health and Family Welfare. And this functions as an apex center for all India activities to procure and distribute organs and tissues and register organs and tissues for donation and transplantation in our country. Okay, so what is the regulatory framework regarding the organ transplantation in our country? So the Transplantation of Human Organs Act was promulgated by the government in 1994, and this was last amended in 2014. And this act has made commercialization of organs as a punishable offense and legalize the concept of brain death in India. Okay, so since 2014, it has been allowed that a brain dead person or a brain stem dead person can donate his or her organs or can be convinced to to give organs. Okay, so NOTO also lays down these policy guidelines and protocols for various functions regarding the organ donation at national level. So if we look at the recent changes, then in February 2023, government has issued new guidelines under which the earlier 65-year age limit for registration of patients who are seeking donors from a deceased donor has been done away with. So actually, for living donor transplant, there was no age cap. If you are donating your organs for in your family, then there is no age cap. Okay, but for people over the age of 65 years, they were unable to receive organs from deceased donors as per the earlier guidelines of NOTO, but now this age cap has been removed. Okay, government has also asked the states to remove the domicile criteria for those who are seeking organs from deceased donors for transplant procedures. Now the needy person can go to any state of the country and register for getting organ donation, and the patient will be allotted a unique ID by NOTO on registering. And some states were charging fees ranging between 5,000 to 10,000 for registering such patients, but now the new guidelines have asked them not to charge any money. Okay, so what are the key highlights of this study? So by NOTO, NOTO is saying that more women are living donors than men. Okay, so the data has found that 80% of the living organ donation was done by women. Okay, why?
because financial responsibilities on the male members is considered as more, and there is also cultural upbringing in which the women are um, taught that they have to take care of their family. So that's why they tend to donate more when when mostly the men are recipients. Men are considered as the breadwinners in most cases. That's why they hesitate from undergoing any surgery. Okay, but if we look at the larger picture, then India has an organ donation rate of about 0.52 per million population, whereas in Spain, which is having the highest organ donation rate in the world, it is about 49.6 per million population. Okay, so the next topic is Walvis Bay. This topic is important for your international relations. So in a strategic move as part of Indian Navy's mission deployment to West Africa, INS Sumedha has conducted a port call at Walvis Bay. So this Walvis Bay is a strategically located uh, 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 port down the coast of Namibia. So it is a gateway port for trade between landlocked African countries and the rest of the world. This Walvis Bay is also known internationally for its commercial fishing industry, and it lies along the Atlantic Ocean. Okay. So the next topic is One Station, One Product scheme. This topic is important for your economy and your governance section. So the One Station, One Product initiative by Indian Railways which provides uniquely designed sale outlets for locals to sell indigenous products, is now operational at 1,037 stations nationwide. So this is an initiative by Indian Railways under the Ministry of Railways, and it was launched with a vision to promote vocal for local. And under this initiative, the locals can sell indigenous products nationwide. This scheme is also designed by the National Institute of Design, that is in Ahmedabad, and the of this scheme is to build each railway station as a promotional hub whereby local people can showcase their indigenously manufactured products. Under the scheme, allotment is done to all eligible applicants on a rotational basis, and the scheme provides welfare for local artisans, potters, weavers, tribals, etc., and the eligible applicant is allotted a temporary stall or kiosk for a period of 15 days on deposition of 1000 rupees with the Indian Railways. Okay, so the next topic is Trishakti Prahar. This topic is important for your security section. So the joint exercise Trishakti Prahar recently began near the western border of Rajasthan in Jaisalmer. So this Trishakti Prahar is a joint military exercise which involves the Indian Army, Indian Navy, and the Indian Air Force. And the aim is to enhance mutual coordination and operational efficiency among them. So the aim is also to create new strategies and assess operational capabilities in the context of modern warfare. During this exercise, all three wings of Indian Army are actively engaging in live practice sessions, and this exercise also includes long-range attacks by reconnaissance aircrafts, howitzers, helicopters, and weaponry are participating. So apart from that, at the Indian Air Force level, fighter aircrafts, Apache attack helicopters, Chinook heavy lift helicopters, and even various Navy aircraft are also participating in the exercise. So the next topic is IGLA-S. This topic is again important for your security section. So Russia has recently signed a contract to supply IGLA-S handheld anti-aircraft missiles to India, and it has also allowed the production of IGLA under license. So this is a man-portable air defense system developed by Russia, and it is known as the SA-24 Grinch in the Western countries. So it has entered into service with the Russian army since 2004, and it can be fired by an individual or crew, and it aims to bring down an enemy aircraft. It also has the capability to bring down low-lying aircraft, and it can also identify and neutralize air targets like cruise missiles and drones. They have this IGLA-S has a range of about 6 kilometer, and it has the limiting altitude range of about 3.5 kilometer. It is heavier, more powerful, and it is guided by infrared. Okay. So the next topic is MQ-4C Triton. This topic is again important for your security section. So Northrop Grumman Corporation has recently announced the successful maiden flight of Australia's multi-intelligence MQ-4C Triton uncrewed aircraft. So this aircraft is built for both the US Navy and the Royal Australian Air Force, and it is the sole uncrewed high altitude long endurance aircraft which is meant for maritime intelligence, surveillance, reconnaissance, and targeting. Okay, so
It can fly over 24 hours at a time at an at altitudes higher than 10 miles, and it has an operational range of about 80 to 100 nautical miles. It can hold a maximum internal payload of about 1452 kgs. It has a maximum speed of 600 kilometers per hour, and this aircraft has reinforced airframe so that it can descend and ascend through harsh maritime weather environments. So the next topic is Kangdi. This topic is important for your um, art and culture section. So as winter has tightened the icy grip on Kashmir Valley, the traditional fire pot known as Kangdi is seeing a surge in demand. So this Kangdi is also known as Kangar or Kangid, and it's an earthenware filled with glowing embers, and it is encased in handmade wicker baskets. So it is a portable and moving heater that Kashmiri people keep in their feran. Feran is their long woven cloak which they wear during the frosty winters, and this earthen pot can hold about 250 grams of charcoal and the fire, and it lasts for hours under a feran. So it keeps people warm during the harsh winter months, and during the time when the temperatures drop below 20 degrees. Okay. So it is known for its outer shell, which is made of willow wicker reeds, which are grown in the Ganderbal district of North Kashmir. So these reeds can reach height of about 8 feet, and they are harvested during autumn, just before the demand for fire pots swell. So these reeds go through a multi-layered process of scraping and peeling to get rid of the bark. Okay, then they are soaked, boiled, dried before they are made ready to be woven around a bowl-shaped clay pot. So this earthenware is decorated with colorful threads, mirror work, and sequins, and it can go as much as 6 inches in diameter. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.